उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो दगाबाज हैं, उन्होंने अपने वादे से आप मुकर गए। देखिए, ये पूरे देश को पता है कि कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है, क्योंकि पहले दिन से तय था मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। सारे भाषणों में उनके सामने कहा गया, उन्होंने भी ये कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव चल रहा है, और उसके बाद कुर्सी के लिए उन्होंने अलायंस को तोड़ दिया। वो दगाबाज है, उन्होंने दगाबाजी की है, बेईमानी की है, और ये बेशर्मी है कि इतनी दगाबाजी करने के बाद दूसरे को दगाबाज कहना, इसको बेशर्मी कहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बंद कमरे में बात हुई थी, आप तो बाहर बैठे हुए थे, अमित शाह और उनके बीच में बात हुई थी, 2.5 साल का फॉर्मूला था और आप बाद में फॉर्मूले ऐसा है, अभी आपको बता ही देता हूँ। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की जब अमित शाह जी उनके घर में आने वाले थे कि देवेंद्र जी आप अमित शाह जी को कहेंगे मुझे उनके साथ 10-15 मिनट अलग से बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है आपको? मैं ज़रूर कहूँगा उनको। उन्होंने कहा बस मुझे दिल की बात कहनी है कि भाई अभी आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, पिछले समय अपने बीच बहुत दूरियाँ हो गई और हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, अभी अपने को साथ रहना है। तो मैंने स्वयं अमित भाई से ये बात की। मैंने कहा वो चाहते हैं कि 10-15 मिनट आपसे अलग से बात करना। तो अमित भाई ने कहा ठीक है। उसके बाद कमरे में अलग से बैठे, मुझे बुलाया, वापस बातचीत उसी कमरे में हुई। उस कमरे में बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे उसकी भी बातचीत हुई। उस समय ये भी तय हुआ कि अमित भाई और वो प्रेस में कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलना है मैं अकेला बोलूँगा। तो ये बिल्कुल सिरे से झूठी बात कहते हैं। मैंने इतने झूठे लोग कभी देखे नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपका एक वायरल हो रहा है एक वीडियो, सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें आप बच नहीं सकते, जो पहले कहा है वो घूम फिर के लौट कर आएगा ही। अजीत दादा चक्की पीसिंग और उसके बाद अजीत पवार अब इतने खास हो गए, इतने प्यारे हो गए, ये कैसे हो जाता है राजनीति में? देखिए बात आपकी सही है, 2012 का वीडियो है जिस समय मैं प्रदेश का अध्यक्ष था और मैं एक विधायक था, और उस समय मैंने निश्चित रूप से अपने भाषण में ये बात कही थी। लेकिन उसके बाद बहुत समय निकल गया है और अजीत दादा के ऊपर जिस प्रकार के आरोप भी लगे हुए थे, उसमें से कुछ आरोपों में उनको मतलब एक प्रकार से कोर्ट ने बरी कर दिया या चार्जशीट में उनका नाम नहीं गया है। और ये सारी चीज़ें आज जो हुई है, मैंने तो पहले दिन कह दिया कि जो शिवसेना है, ये शिवसेना हमारा इमोशनल अलायंस है, शिवसेना का और हमारा, और एनसीपी के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस है। वो इमोशनल नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद इमोशनल हो जाए, स्ट्रैटेजिक अलायंस है। जिस समय राजनीति में आपकी पीठ में खंजर घोंपा जाता है और जिस समय आपको समाप्त करने की कोशिश होती है, उस समय राजनीति में जिंदा रहना पड़ता है, और फिर जो साथ आता है उसको साथ में लेकर जिंदा रहना पड़ता है। और केवल अजीत दादा की बात नहीं है, हमारे साथ तो शरद पवार जी ने बातचीत की थी और 3 बार बातचीत की थी, और शरद पवार जी 3 बार हमारे साथ आए और ऐन वक्त पर पीछे हट गए और अजीत दादा को सामने कर दिया। और मैं एक चीज़ का क्रेडिट अजीत दादा को दूंगा कि जिस समय पवार साहब पीछे हट गए, उस समय अजीत दादा ने कहा कि नहीं, बातचीत हुई है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यानी जो आपकी 80 घंटे की सरकार थी उसके भी विलन अजीत पवार नहीं थे, आप कह रहे हैं? उसके विलन भी शरद पवार थे? अजीत पवार 100% नहीं थे। कौन सी मजबूरियां आती गई कि इतने रिश्ते तल्ख हो गए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उनका अहंकार और उनकी अति महत्वाकांक्षा, ये 2 चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ें हुई। आप देखिए 2014 में 4 सीटों के लिए उन्होंने अलायंस तोड़ा। हम उनको कह रहे थे आप 147 लड़िए, हम 127 लड़ेंगे। वो कहते थे हम 151 से नीचे नहीं लड़ेंगे, और उसके कारण अलायंस टूटा। हमको तो उसका फ़ायदा हुआ। अलायंस टूटने के बाद हमारी ताकत हमको पता चली, क्योंकि हम लोग तो 122 चुन कर आए, वो 65 ही चुन कर आए। उसके बाद भी हमने उनको साथ में लिया। लेकिन सरकार में रहना, रोज गाली देना, सरकार में रहना, रोज मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा लिखना। मोदी जी के लिए उस समय जितनी खराब बातें कांग्रेस नहीं करता था, उतनी खराब बातें ये लोग करते थे, इसलिए हमारे में दूरियां बढ़ी। लेकिन बाद में उन्होंने भी पैचअप किया, हमने भी पैचअप किया, लेकिन उन्होंने स्ट्रैटेजिक पैचअप किया था।
मन में कुछ और चल रहा हाँ, मन में कुछ और चल रहा था। उन्होंने पहले से तय कर लिया था, पहले से उनकी बातचीत शरद पवार जी से हो गई थी। और चुनाव में हम लोगों को ये ध्यान में नहीं आया, चुनाव के बाद जब हमने एनालिसिस किया तो ध्यान में आया कि इनका पहले से तय था कि जहाँ कांग्रेस के सामने बीजेपी लड़ रही है, वहाँ पर जहाँ कांग्रेस के सामने शिवसेना लड़ रही है, वहाँ शरद पवार जी उनको मदद करेंगे। समझ गए। और जहाँ बीजेपी के सामने शरद पवार जी लड़ रहे हैं, वहाँ शिवसेना उनको मदद करेगी। ऐसा डायरेक्ट मदद एक दूसरे को। वो कह रहे हैं कि जो काम का नहीं वो राम का नहीं। आप खुद को राम का बताते हैं, वो तो कह रहे हैं आप राम के नहीं है क्योंकि आप काम नहीं करते। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं उद्धव ठाकरे जी को सवाल पूछना चाहता हूँ, 25 साल मुंबई पर आपने राज किया, एक काम दिखाइए, एक मुंबई के लिए किया हुआ एक काम। आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आप एक प्रोजेक्ट दिखाइए जो आपने किया हुआ है। मैं 5 साल मुख्यमंत्री था, मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई की मेट्रो, मुंबई का कोस्टल रोड, मुंबई का एयरपोर्ट, मुंबई के एसटीपी, मैं 50 काम ऐसे जो पाथ ब्रेकिंग काम है, पाथ ब्रेकिंग जिसने मुंबई की शक्ल को बदल दिया, ये हमने करके दिखाया। तो इसलिए काम के बारे में तो उन्होंने बोलना ही नहीं चाहिए। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, भाई उनका क्या संबंध राम से? अरे भाई, वो तो हिंदुत्व की पार्टी है। अब समझ लीजिए, कार सेवा में गए थे क्या? कोई गया था? एक नाम बताइए। मैं गया था कार सेवा में, देवेंद्र फडणवीस गया था कार सेवा में, और तीनों कार सेवा में गया। एक नाम बताइए। नाम एक। शिवसेना के उद्धव जी के साथ जितने नेता आज है, उद्धव जी सहित, एक नाम बताइए कार सेवा में गए? नहीं गए। ये क्या राम की बात करते? ये पेपर टाइगर है भाई, आप समझ लीजिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए, पेपर टाइगर है ये। तो जो हिंदुत्व और शिवसेना के इर्द गिर्द घूमता रहता है वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे तक था। सिर्फ बाला साहब ठाकरे। ये इनका हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है। ये फेक हिंदुत्ववादी।